हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड में डीएनए के अंतिम लेक्चर को देखेंगे। अब आप लोग सभी लोग अपना कॉपी निकाल लीजिए और जहां तक हम लोग पिछले क्लास में छोड़े थे कि डीएनए के स्ट्रक्चर में देखे थे कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की चेन होती है, जिसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए अब देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अपना कॉपी निकालिए और चलिए इसको हम देखेंगे। आज डीएनए को पूरा फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसलिए थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा जा सकता है, लेकिन कंटिन्यू देखिएगा। हाँ, एक चीज, यदि एक बार में वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए और अपने कॉपी पे लिखी हुई नोट्स को अवश्य पढ़िए। समझ गए? ठीक, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। एक दिन में एक चीज नहीं होता है, क्योंकि लेक्चर होता है, ऑनलाइन क्लास होता है और क्लासरूम होता है। फिर भी आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की परिस्थिति के कारण हम लोग इसको झेलते हुए आगे निकल सकते हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि मानव हमेशा विकास की ओर बढ़ता है। ठीक, आप लोग तो बायो के स्टूडेंट हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रमिक विकास चलती रहती है। तो जस्ट ये एक क्रमिक विकास है, इसलिए थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, देखिए, तब आगे बढ़िए। ओके, ठीक, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। हम एक चीज जानते हैं कि डीएनए जो होता है ये कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, जिसमें एक स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम पी होगा, तो वो उसका अंतिम पॉइंट कौन सा होगा? 3 प्राइम OH होगा। और अगर ये स्ट्रैंड क्या होगा? 3 प्राइम OH, तो ये क्या होगा? 5 प्राइम पी, क्योंकि ये क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। डीएनए के स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। डायरेक्शन ले सकते हैं 5 प्राइम पी से लेकर 3 प्राइम OH तक, या 3 प्राइम OH से लेकर 5 प्राइम पी तक। जब हम इसको खोल देंगे तो खोलेंगे तो क्या होगा? देखिए, मैं यहाँ पर आपको खोल कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जब हम खोलेंगे, जैसे ये 5 प्राइम पी है, तो क्या हो रहा है? 3 प्राइम OH ये आएगा ना, ये, और यहाँ पर 3 प्राइम OH है, तो ये क्या होगा? 5 प्राइम पी। हम इसको खोल देंगे तो ये स्ट्रैंड ऐसे हो जाएगा। अगर ये स्ट्रैंड ये है तो 3 प्राइम OH होगा, और ये क्या है? 5 प्राइम पी होगा कि नहीं होगा? और ये जो है स्ट्रैंड यहाँ पर है, तो 5 प्राइम पी और 3 प्राइम OH। अगर डायरेक्शन ले रहे हैं 3 प्राइम OH से किधर? 5 प्राइम की हो, तो यहां से भी किधर लेंगे? 3 प्राइम OH से 5 प्राइम, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है। ठीक, और ये भी जानते हैं कि डीएनए में एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ते हैं किसके द्वारा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? तो एक न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरस, 5वां कार्बन पर उपस्थित फॉस्फोरस और तीसरा कार्बन पर उपस्थित OH के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। आप भली भांति इस चीज को जानते हैं। ओके, ठीक, तो चलिए यहां पर देखते हैं हम इसके आगे के बारे में। तो डीएनए क्या हुआ? डबल स्ट्रैंडेड है। अब ये देखिए, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है कि नहीं है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। देखिए, हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए, जो हेलिकल, आप लोग का स्ट्रक्चर हम भेजे भी हैं, उसको देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए इस विपरीत परिस्थिति में। ये देखिए क्या है, यह आधा टर्न है कि नहीं है? अगर बात किया जाए तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना? ठीक, और फिर इसको हमने ऐसे घुमा दिया। मैंने ये आधा टर्न, इस पॉइंट से हम चलना शुरू किए, ए पॉइंट है, हमको जाना है बी पर। तो ये बताइए, तो 180 डिग्री का एंगल यहां बन गया ना? 180 डिग्री का एंगल बना। अब मैं फिर आधा घुमाएंगे तो यहां पर ले जाएंगे। ठीक, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हेलिकल है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा? फिर आधा यहां पर घुमाया जाएगा ना? आधा घुमाया जाएगा, तब यहां पर बताइए कितना डिग्री का एंगल हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल बन गया। देखिए, तो ये आधा घुमाओ, अब फिर ये आधा घुमाओ, 180 और 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। तो डीएनए का यदि मैं एक हेलिकल की बात करूं, तो एक हेलिकल में आप बताइए, ये एक हेलिकल में 360 डिग्री पूर्ण घुमाव में होगा?
पूर्ण घुमाव में होगा। जैसे यहाँ पर कितना पॉइंट पर है 360 डिग्री का एंगल बनता है। आप जानते हैं एक पूर्ण घुमाव में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो डीएनए कैसा है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो एक पूर्ण घुमाव में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो बताइए ये स्ट्रैंड जो है चला, यहां से चला, यहां से चला, आधा घुमा हुआ, फिर ये स्ट्रैंड यहां गया, आधा घुमा हुआ। तो दोनों स्ट्रैंड क्या होगा, 360 डिग्री बना देगा। ये स्ट्रैंड चला, आधा घुमा होगा इसका, समझ रहे हैं ना। फिर ये आधा घुमा होगा। बताइए तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको थोड़ा सा, ये सटा नहीं है, टच नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे है, समझ रहे हैं ना। अगर हम इसको और थोड़ा सा करेंगे तो गोल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 360 डिग्री एंगल बन जाएगा नहीं। तो एक पूर्ण घुमाव में 360 डिग्री के घुमाव में, बात समझिए, 360 डिग्री के घुमाव में इस डीएनए की लेंथ जो होती है वो कितना होती है, 34 एंगस्ट्रॉम या 3.5 नैनोमीटर। डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में, ये एक पूर्ण घुमाव में कितना होता है लेंथ इसका अगर हम लेंथ निकाले तो 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर होता है। डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितना होता है, रट जाइए, 34 एंगस्ट्रॉम या 3., और इस पूर्ण घुमाव को क्या कहते हैं, ये जो लंबाई मिलता है इसको हम लोग कहते हैं हेलिक्स लेंथ। क्या कहते हैं, हेलिक्स लेंथ, घुमाव की लंबाई। क्लियर। एक और बात कि इस स्ट्रैंड पर 2 न्यूक्लियोटाइड बेस, ये एक बेस पेयर हुआ, एडेनिन थाइमिन एक पेयर हुआ कि नहीं हुआ, गुआनिन और साइटोसिन एक पेयर हुआ कि नहीं हुआ, साइटोसिन और गुआनिन एक पेयर हुआ कि नहीं, थाइमिन और एडेनिन एक पेयर हुआ कि नहीं। और आप जानते हैं कि थाइमिन डबल बॉन्ड द्वारा एडेनिन से जुड़ा रहता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ कितने बॉन्ड द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड से, साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से, थाइमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड। ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, एक बेस पेयर और ये दूसरा बेस पेयर, दोनों के बीच की दूरी एक डीएनए के स्ट्रैंड में, एक डीएनए के स्ट्रैंड में कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक डीएनए के स्ट्रैंड में कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। 2 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के, ये एक बेस पेयर हो गया, ये एक बेस पेयर हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितना होगा तुम्हारा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर मत लेंगे तो कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर में आएगा। ओके, अभी नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम आप लोग जानते हैं। क्लियर। तो देखिए, तो एक लंबे हेलिक्स में, एक पूर्ण घुमाव में हमें कितना नाइट्रोजन बेस पेयर मिलते हैं, 10। एक बेस पेयर, दूसरा, तीसरा बेस पेयर, चौथा बेस पेयर, पांचवा बेस पेयर, छठवां बेस पेयर, ये पेयर है ना, 7वां बेस पेयर, 8वां बेस पेयर, 9 बेस पेयर और ये 10 पेयर। तो बताइए तो, चूंकि आप समझिए थोड़ा सा बात, चूंकि एक बेस पेयर की लंबाई कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, इसीलिए एक हेलिक्स लेंथ में कितना नाइट्रोजन बेस पेयर मिलता है, 10। कितना मिलता है, एक पूर्ण घुमाव में हमें 10 नाइट्रोजन बेस पेयर मिलते हैं। तो 10 नाइट्रोजन बेस पेयर में कितना मिलेगा, तो 3.4 गुना 10 कर देंगे तो बताइए तो 34 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बस ध्यान रखिए, एक हेलिक्स लेंथ यानी एक पूर्ण घुमाव 360 डिग्री घुमाव स्ट्रैंड की को कहते हैं हेलिक्स लेंथ, और एक हेलिक्स लेंथ में कितना बेस पेयर मिलता है, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर मिलता है। ओके, और एक बेस पेयर के बीच की दूरी कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो बताइए तो 10 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की दूरी यहां से यहां तक कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम होगा, यानी हेलिक्स लेंथ की लंबाई कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम। अब आइए देखिए, ये दोनों स्ट्रैंड है। अब ये लग रहा है कि यहाँ पर नजदीक आया है, यहाँ पर दूर है, यहाँ पर दूर है, नहीं रे बउआ, एकदम जस्ट ऐसे है, ऐसे ये बस ऐसे गोल गोल घूम रहा है, हम नीचे से ऐसे देख रहे हैं, ऐसे हम नीचे से देख रहे हैं, ऐसे गोल गोल ऊपर की ओर से घूमते हुए जा रहा है, गोल गोलकार सीढ़ी जो होता है। आप लोग को हम डीएनए का स्ट्रक्चर भेजेंगे, भेजे हुए हैं, आप लोग देखिएगा तो उसमें कहीं भी टच नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बोर्ड तो 2 डायमेंशन है और स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं 3 डायमेंशन होता है। तो ये सटा नहीं है, ये ध्यान ये हटा नहीं है, सबके बीच के डिस्टेंस क्या है, बराबर। तो देखिए तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है,
और ये दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी जो होती है या तो हमें मिलती है कितना 20 एंगस्ट्रॉम या 19 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम या 19 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी हमें कितना मिलती है 20 एंगस्ट्रॉम या 19 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम या 19 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। और इसी को अगर मान लीजिए कट काटेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, सर्किल जैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, डायमीटर। तो कहा जाता है कि डीएनए का डायमीटर कितना होता है, तो कितना होगा जी 20 एंगस्ट्रॉम या 19 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ओके, 20 एंगस्ट्रॉम या 19 एंगस्ट्रॉम के पास होता है। अब ये फिगर जो है हम जो बताए हैं आपके कॉपी में भी बनाया होगा, इसलिए आप उस फिगर को देख लीजिए। चलिए आप लोग अपना फिगर भी देख लीजिए जो बताए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर फॉस्फेट बीच में बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और क्या बन जाता है, ये डीएनए का शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाता है। ओके, जानते हैं पिछले क्लास में। ठीक, अगर मान लीजिए ये अभी हमने जो बताया अगर ये समझ में दिक्कत हो थोड़ा सा एक बार क्या कीजिएगा कि पिछले वाला जो लेक्चर है 45 मिनट का है उसको पुनः देख लीजिए और फिर इस लेक्चर को देखिए तो और समझ में काफी आएगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो दूसरे का पूरक होता है। कैसे कि हमेशा एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ, कोई अपवाद नहीं है। गुआनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ। या थाइमिन किसके साथ जुड़ता है, एडेनिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है, गुआनिन के साथ। और इनके बीच बॉन्ड पाया जाता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और साइटोसिन और थाइमिन के बीच कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और ये बात ध्यान रखिए कि एक प्यूरिन होगा, एडेनिन क्या है प्यूरिन, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, पायरिमिडीन। क्या होगा, पायरिमिडीन। एक प्यूरिन होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, पायरिमिडीन। पूरक में होगा उसका पायरिमिडीन। कोई भी डीएनए को स्ट्रक्चर को उठा करके आप देखिएगा ये चीज मिलेगा। ओके, फिर एक बार देख रहे हैं, देखिए एक प्यूरिन होगा, प्यूरिन में यहां पर एडेनिन है तो पायरिमिडीन होगा, दूसरा पायरिमिडीन होगा। तो पायरिमिडीन में कौन सा होगा, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, किसके साथ जुड़ता है, कोई अपवाद नहीं, थाइमिन। अगर यहां पर है साइटोसिन पायरिमिडीन तो एक क्या होगा इधर प्यूरिन। और प्यूरिन में हमेशा अगर पायरिमिडीन हमेशा सी है, साइटोसिन है, तो प्यूरिन हमेशा क्या होगा, गुआनिन होता है। तो ये कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पूरक। तो लिखा है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, अपना कॉपी में देखिए, एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों स्ट्रैंड के बीच नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यही बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड को क्या किया है, जोड़े हुए हैं। और ये इसी का हम डायमीटर कह सकते हैं, कितना, 19 एंगस्ट्रॉम या 20 एंगस्ट्रॉम मिलता है। ओके, हमें जो नेचर में मिलता है वो बात कर रहे हैं। अब क्यों मिलता है, नेचर में मिलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन के साथ। एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बराबर नहीं है जी, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, समझ गए। और गुआनिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मिलते हैं। तो वो क्या कर रहा है के साथ, और गुआनिन 3 हाइड्रोजन के बीच पाया जाता है। अर्थात ए बराबर टी, या हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड टी, और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सी। क्लियर। ये भी देखिए, अतः दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आपस में किससे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़े। डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये और एक ये बेस पेयर, एक बेस पेयर, दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। क्लियर।
डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में, अभी घुमाव आपको बताया जी, ये क्या हो गया, आधा घुमा हो गया, और ये क्या हो गया, अरे भाई हेलिकल है, तो हेलिकल है तो ऐसा ना हेलिकल होगा, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री, और ये क्या हो गया 180 डिग्री, तो ये पूर्ण घुमाव हो गया। एक पूर्ण घुमाव में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर मिलते हैं। कितना मिलते हैं हमको? 10 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर, 9 पेयर, 10 पेयर। ओके, चलिए, इस प्रकार एक पूर्ण घुमाव की बीच की दूरी कितना होती है? 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों आप जानते हैं कि नैनोमीटर में क्या होगा 10 के पावर -9, और एंगस्ट्रॉम में क्या होता है 10 के पावर -10। इस दूरी को हेलिक्स लेंथ कहते हैं। तो ये 10 पेयर जो मिलता है एक पूर्ण घुमाव में डीएनए के, उसको हम लोग हेलिक्स लेंथ के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, और एक के बीच की दूरी कितना होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी अर्थात इसका डायमीटर, अरे भैया ये डायमीटर न होगा जी, ये है ना, है, इसको डायमीटर लिखा देते हैं, यानी डीएनए का डायमीटर 19 एंगस्ट्रॉम या 20 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ओके, तो ये रहा आपका डीएनए का क्या स्ट्रक्चर। एग्जाम में आता है कि डीएनए के स्ट्रक्चर का वर्णन करें, तो पिछले क्लास और ये यहां तक इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, अब डीएनए से जुड़ी हुई सारी बातें लेकर आएंगे। अब हम देखेंगे चार्गप्स लॉ। चार्गप्स लॉ क्या है? चार्गप का नियम, इसको कहते हैं हम लोग चार्गप का नियम। ये चार्गप का नियम क्या है? ये चार्गप साहब एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जो डीएनए होती है, तो डीएनए के स्ट्रैंड में जो भी हमें मिलता है क्या, प्यूरिन, और मिलता है पाइरिमिडीन, इन दोनों का अनुपात हमेशा एक होता है। इसका अर्थ कि प्यूरिन और पाइरिमिडीन बराबर 1 मिलता है। अतः अगर एडेनिन का अनुपात T थाइमिन का 1 होता है, अतः जितना बाटा में T बराबर में 1 या A बराबर क्या हो जाएगा T, जितना एडेनिन मिलेगा उतना ही उस डीएनए में क्या मिलेगा, थाइमिन। जितना थाइमिन मिलेगा उतना ही उस डीएनए में क्या मिलेगा, एडेनिन। तो बताइए, ये प्यूरिन है और ये पाइरिमिडीन है, अनुपात 1 होगा हमेशा। जब इसे बाटा में लाएंगे तो प्यूरिन बाटा क्या हो गया, पाइरिमिडीन बराबर 1, या ए बराबर क्या हो गया, टी हो गया। अब जैसे प्यूरिन के रूप में लिया आपने क्या, गुआनिन, गुआनिन लिए, ठीक, गुआनिन अनुपात पाइरिमिडीन में साइटोसिन बराबर क्या 1। जितना गुआनिन बाटा में सी, बाटा में कर देंगे, अरे अनुपात पढ़ा होगा तुम लोग, तो जी बराबर क्या सी। मतलब एक डीएनए में जितना गुआनिन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन, अथवा एक जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या होगा, गुआनिन होगा। मतलब जितना आपका एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। एक एडेनिन है तो पक्का है कि उसमें एक थाइमिन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि एडेनिन तभी रह सकता है जब उनके बीच, थाइमिन के बीच हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़े। अगर जितना गुआनिन है इतना साइटोसिन है, तो ये गुआनिन तभी रह सकता है जब साइटोसिन के साथ क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड 3 को बनाए, क्योंकि कंप्लीमेंट्री होता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो देखिए चार्गप साहब क्या लिखते हैं कि चार्गप ने बताया कि किसी डीएनए में प्यूरिन और पाइरिमिडीन का अनुपात हमेशा 1 होता है, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। जितना प्यूरिन एडेनिन के रूप में है उतना ही थाइमिन होगा।
कंप्लीमेंट्री होते हैं। क्यों? क्योंकि एडेनिन हमेशा जुड़ता है किसके साथ? थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और गुआनिन हमेशा जुड़ता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। या साइटोसिन उल्टा कह सकते हैं, साइटोसिन उल्टा नहीं सीधा ही कहिए, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपना कॉपी में, देखिए अर्थात प्यूरिन बटा पिरामिडिन बराबर 1, अतः ए अनुपात टी बराबर 1, ए बटा टी बराबर 1। देखिए यहां पर लिखा है ए बराबर टी, जितना एडेनिन उतना ही क्या थाइमिन। पुनः जी अनुपात सी बराबर 1, जी बटा सी बराबर 1, जी बराबर सी। इस प्रकार किसी डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर तथा गुआनिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है। क्लियर? तो उन्होंने एक तरीका बताया, क्या बताया कि ए प्लस टी बाटा में जी प्लस सी बराबर 1। यही चार्गफ साहब बस इतना ही लिख कर चले गए। 1948 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लेक्चर देखना है। चलिए, एडेनिन चार्गफ साहब ने कहा कि किसी डीएनए में ए प्लस टी बाटा में जी प्लस सी बराबर 1 होता है, अतः ए प्लस टी अनुपात जी प्लस सी बराबर 1। यही चीज चार्गफ साहब लिख कर चले गए। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिख कर गए हैं, तो बाद में पता चला कि ओ एडेनिन जुड़ता है किसके साथ? थाइमिन के साथ। किसके साथ है? थाइमिन के साथ। और जो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, यानी ए बराबर टी। जी जुड़ता है किसके साथ? प्लस मतलब जी जुड़ता है किसके साथ? सी के साथ। तो जितना एडेनिन उतना साइटोसिन, तो उनके बराबर। चार्गफ साहब यही बात लिखे थे। तो वही लिखा है कि किसी डीएनए मॉलिक्यूल में हमेशा ए बट प्लस टी बटा में जी प्लस सी बराबर 1, ए प्लस टी बराबर जी प्लस सी होता है। यही चार्गफ साहब लिखे थे। तो इसको आप याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? याद करना है। कैसे क्या किए थे वो नहीं, बस ध्यान रखिए कि एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ। और जितना एडेनिन जुड़ता है उतना ही क्या होता है? थाइमिन उनके साथ जुड़ता है। चलिए, तो चलिए हम यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोलिकुलर जेनेटिक्स का। कह रहा है कि किसी डीएनए मॉलिक्यूल में कुल 10% साइटोसिन है, तो एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन तीनों के प्रतिशत मात्रा कितना होगा? अब आइए एक डीएनए निकालिए। इसमें कह रहा है इस डीएनए में कि साइटोसिन कितना प्रतिशत है? 10%। अभी हम जाने हैं, समझिए, उस आपके कॉपी पर क्या बना है उसके फ्रेम मत पढ़िए। अभी हम जाने हैं, अभी आपने जाना कि साइटोसिन हमेशा किसके बराबर होगा? गुआनिन के चार्गफ ग्रुप से, यही होगा ना। तो यदि साइटोसिन की मात्रा, चूंकि प्रश्न से समझने की कोशिश कीजिए कि साइटोसिन कितना दिया है? 10%। हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी? चार्गफ रूप से जानते हैं कि किसी डीएनए मॉलिक्यूल में सी बराबर क्या होता है? जी होता है, या जी बराबर क्या होगा? सी। क्लियर? तो बताइए, जब सी 10% है, जी भी कितना होगा? 10% होगा कि नहीं? ओके, होगा ना। तो अब बताइए, तो चार्गफ रूल में क्या बताए थे कि ए प्लस टी बाटा में जी प्लस सी बराबर क्या होता है? 1 होता है। यही बताए थे ना। कौन? चार्गफ साहब। अब बताइए कि यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल ये है, ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, तो जी मिला है 10% और सी मिली कितना था? 10%। तो बताइए, तो ये दोनों कितना है डीएनए में? 20% होगा कि नहीं होगा? होगा ना। दिमाग लग रहा है? अरे किसी डीएनए मॉलिक्यूल में साइटोसिन 10% है
तो गुआनिन भी कितना होगा 10%। क्यों? क्योंकि जितना डीएनए में साइटोसिन होगा उतना ही क्या होगा गुआनिन, या जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो दोनों कुल मिलाकर कितना होगा 20%। एक डीएनए मॉलिक्यूल है तो पूरा 100% होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना। तो बताइए तो कि यहां पर आप एडेनिन प्लस थाइमिन कितना होना चाहिए? तो बताइए जी प्लस सी बराबर कितना हो गया आपको लेकर 20%। 20% हो गया कि नहीं? यहाँ पर लोग जी प्लस सी, अरे इधर आएगा तो इसमें गुना हो जाएगा, वन में तो हो गया ना। तो ए प्लस टी बराबर कितना हो गया 20% हुआ, हुआ ना। अब यहां देखिए कि जब हमें गुआनिन और साइटोसिन 20% मिला तो एक डीएनए में 100% होगा। तो अब बताइए तो कि एडेनिन और थाइमिन दोनों मिलाकर कितना होगा? सॉरी, यहां पर हम गलती कर रहे हैं। सोचिए यहां पर बस ये चीज भूलिए, अभी इस चीज को भूलिए, अभी ये चीज को भूलिए। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि गुआनिन जब साइटोसिन 10%, गुआनिन 10% है, तो यहां पर दोनों मिलाकर कितना होगा 20%। किसी डीएनए में 100% नाइट्रोजन बेस कहलाएगा। तो इसका अर्थ है कि एडेनिन और थाइमिन दोनों मिलाकर कितना बचेगा 80% बचेगा ना। सोचिए 80% बचेगा ना। दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि जब कोई मान लीजिए हम ये स्ट्रक्चर दे दिए, कह दिए कि ये बना हुआ है, इसमें 20% ये सामान है, दो चीज से बना हुआ है, एक ए से बना है और एक बी से बना है। इसमें ए है 50%, तो बी कितना होगा 50% होगा। अगर हमने कह दिया कि ए है 20%, तो बी कितना होगा? अगर मान लीजिए ए और बी है, ए और बी से ये चीज बना है, तो बी कितना होगा 80% होगा। क्योंकि कोई भी चीज 100% में लेकर चलते हैं ना। तो बताइए ए प्लस टी कितना होगा 80% होगा, होगा ना। अब बताइए कि ये जानते हैं कि ए बराबर का होता है टी, तो कब 80% होगा? जब ये 40% और ये क्या होगा 40% होगा। तो बताइए तो क्या होगा? ए बराबर टी होगा कि नहीं होगा? तो मतलब हमें क्या मिल गया? जी मिल गया कितना 10%, ए कितना मिला 40%। सोच कर बनाना है, दिमाग में लगाना है। टी कितना मिला 40% और सी तो दिया ही है कितना 10%। तो देखिए यहां पर बनाया गया है कि सी बराबर 10%, 4 गप्स लॉस है, सी बराबर जी, सी बराबर 10%, जी बराबर 10%, ए प्लस टी बराबर जी प्लस सी। तो जी प्लस सी कितना 20%, तो ए प्लस टी 100 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 80। तो बताइए जब ए प्लस ए बराबर टी है तो ए प्लस ए नहीं हो जाएगा 80/40। तो ए कितना मिला 40%, एक कितना मिला टी के बराबर है, तो टी भी कितना मिलेगा 40%। ओके, समझ गए? कुछ नहीं सोचना है बुड़बक करके, थोड़ा एक के बातें बोल दिए, सिंपल चीज कि मान ले हई एगो चीज है, कुछ चीज है, इसमें ए बी और सी से बना है। ये चीज जो ए बी सी से बना है, तो कहेंगे तो ये बताओ कि तीनों कितना प्रतिशत लगाया होगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 100% तोड़ के ही होगा। तो इसमें ए तोड़ जो है मान लीजिए 20% है, तो बी प्लस सी कितना होगा 80% होगा ना। हम चारगर रूप से जानते हैं कि यहाँ पर कि ए प्लस टी बचेगा कितना 80%। तो ए बराबर टी होता है, तो 40% क्या हो जाएगा ए भी हो जाएगा, टी भी कितना हो जाएगा, चलिए दोनों बराबर होता है ना। क्लियर? चलो उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन तुम्हारा कॉपी में दिया हुआ है, वो वहां पर एक दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो तुम लोग देखो, एक मैं और बना रहा हूं, आओ देखो। फिर एक क्वेश्चन है कि यदि किसी डीएनए में टी जो है थाइमिन जो है 32% है, तो सी कितना प्रतिशत होगा? तो अब बताओ ये डीएनए है तो कुल कितना होगा ए प्लस टी बटा जी प्लस सी दोनों मिलाकर कितना होगा 1। ये 4 का रूल करते हैं, यहां भुला जाए। प्रश्न से देखो, छोड़ो प्रश्न से टी बराबर कितना है 32%। 4 कप रूल से, 4 कप्स रूल
क्या कहता है ए बराबर कितना टी, तो बताओ ए बराबर कितना मिल जाएगा 32% मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा ना। अब एक बात बताओ, ए प्लस टी को हम ऐड कर रहे हैं तो देख तो ए कितना है 32%, टी कितना है 32, ए मिल गया 32%, टी भी कितना है 32%, बोलो कितना हो गया 64%। इसका अर्थ क्या हुआ कि जी प्लस सी 64% है तो जी प्लस सी टोटल 100% होगा, तो 100 में से इसको घटा दे 64। बात समझो, जी प्लस सी टोटल 100% डीएनए में होगा, तो एडेनिन और थाइमिन मिल गया, तो जी प्लस सी ना बचा होगा जी, क्योंकि डीएनए बनता है तो जी प्लस सी तो टोटल 100 होगा, तो टोटल 100 में से कितना बनाएंगे 64%, तो कितना यहां मिल जाएगा हमको 64 में से घट जाएगा 100, तो यहां पर मिलेगा हमको कितना 36% मिल जाएगा ना। अब चूंकि हम जानते हैं कि जी बराबर क्या होता है सी, चार का फॉर्मूला से जानते हैं, तो जी मिल गया जी बराबर सी, इसीलिए जी की जगह सी रख दे क्या जी प्लस जी, अरे सीवा की जगह जी रख दिए बराबर है ना, तो कितना हो गया 36%, तो 2g बराबर कितना हो गया 36/2, 18 हो गया 18% हो गया ना, तो 2g होगा तो यहाँ पर 18%, तो बोल g कितना मिल गया 18%, g बराबर क्या है c, तो c भी कितना मिल गया 18%, तो हमको क्या निकलना था यही 18%। क्लियर, तो पहला का आंसर कितना होगा 18%, जो स्वयं कर को हमने तुमको दिया है उसको देख लेना ठीक। अब एक काम करना, अब 2 गो है और, तो उसमें तुमको निकालना है, उन दोनों को निकाल कर देखना, नहीं निकलेगा तो व्हाट्सएप पे कर देना, हम तुम लोग को बता देंगे। ओके चलो आगे देखते हैं। तो 4 का प्रूफ पर तुम लोग को क्वेश्चन एग्जाम में एक बार 2 बार पूछा हुआ है, 2018 में और 2017 में, तो इस चीज को देख लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कभी क्लास खुलेगा तो वहां पर भी बता देंगे, और नहीं तो व्हाट्सएप पर तुम पूछ सकते हो। ओके हम आगे बढ़ते हैं। देखो डीएनए जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, कैसा होता है एसिडिक नेचर, क्यों, क्योंकि डीएनए में क्या पाया गया है H3PO4, ये क्या है फॉस्फोरिक एसिड है, ये क्या है फॉस्फोरिक एसिड। बताओ तो डीएनए जो होता है कैसा नेचर का होता है एसिडिक। अरे ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है ना, तो उसमें फास्फोरस है कि नहीं है ना, पेंटोज शुगर के साथ डीऑक्सीराइबोज के साथ जुड़ा हुआ फास्फोरस 5वां कार्बन से, जानते हो ना, तो ये फास्फोरिक एसिड है। तो डीएनए का कैसा नेचर रहता है, डीएनए का नेचर एसिडिक होता है, और एसिडिक होने का कारण क्या है, क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड नेचर को दिखाता है। और इसका क्या होगा तुम्हारा एंटी पैरेलल होता है, अगर 5 प्राइम पी है तो ये प्राइम क्या होगा 3 प्राइम OH होगा, और 3 प्राइम OH कहां हो गया 3 प्राइम, हाँ 3 प्राइम OH यहां पर होगा, और ये 5 प्राइम पी होगा। तो एक बात का ध्यान रखना कि जो पॉली आयोनिक नेचर होता है हमेशा क्या निगेटिव चार्ज को रखता है, पॉली आयोनिक नेचर जो होता है हमेशा किसको रखता है निगेटिव चार्ज को रखता है। तो इस स्ट्रैंड पर, एक स्ट्रैंड पर क्या है निगेटिव चार्ज, ये क्या है निगेटिव चार्ज, इस स्ट्रैंड पर भी क्या है निगेटिव चार्ज। अब कहोगे कि सर हम पढ़े हैं कि निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जब एक साथ आता है तो रिपल्सन होता है। फिजिक्स में जानते हैं कि समान आवेश के बीच क्या होता है प्रतिकर्षण, और असमान आवेश के बीच क्या होता है आकर्षण। तो अभी आप बता रहे हैं कि फास्फोरिक एसिड के कारण डीएनए जो होता है निगेटिव चार्ज को रखता है, क्यों, क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है। तो आखिर ये क्यों एक दूसरे को रिपेल नहीं करता है, डीएनए को कस के बांधे हुए रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूट जाना चाहिए था लेकिन टूट नहीं रहा है, आखिर क्यों। फिजिक्स में आप पढ़े हैं तो आपको करंट में रवि सर करंट में क्रांति सर बताएंगे कि जैसे ये 2 गो तार है, क्या है जी 2 गो तार है, अगर इधर करंट आई बह रहा है इस डायरेक्शन में ए से कहां पर बी के बीच, और ये करंट बह रहा है यहां पर भी आई समान आवेश के, तो वो भी कहां बढ़ रहा है सी से डी की ओर। तो जो समान डायरेक्शन में 2 पैरेलल है, 2 क्या है पैरेलल तार है, 2 गो पैरेलल तार है यानी समानांतर तार है, और दोनों तार में करंट की दिशा एक ही है, क्रांति सर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, भले यहां पर निगेटिव चार्ज की क्यों ना हो,
आप पढ़वे कि इलेक्ट्रॉन बहता है तो निगेटिव चार्ज होता है, तो वास्तव में निगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो वही कारण है कि डीएनए के स्ट्रैंड में यदि या तो 3 प्राइम 5 प्राइम पी से 3 प्राइम OH की तरफ बढ़े, क्या आपका करंट, निगेटिव चार्ज है जी, क्या बहेगा, करंट बहेगा। तो जब या तो करंट का डायरेक्शन 5 प्राइम से कहां होगा, 3 प्राइम OH की तरफ, 5 प्राइम से कहां होगा, 3 प्राइम OH की तरफ। बात समझिए, स्ट्रैंड आपको उल्टा नजर आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर आपको उलबला नजर आएगा। स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या है, या तो 5 प्राइम से कहां पर, 3 प्राइम, 5 प्राइम से कहां पर, 3 प्राइम। बताइए तो हमेशा डायरेक्शन किधर से किधर मिल रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम OH, या क्यों ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 3 प्राइम OH से किधर 5 प्राइम पी तक, काहे नहीं कह सकते हैं, का आप नहीं कह सकते हैं का कि 3 प्राइम OH से लेकर कहां पर 5 प्राइम, या 3 प्राइम OH से लेकर डायरेक्शन किधर है 5 प्राइम पी। तो अब बताओ इस पर जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज के कारण, इसका डायरेक्शन बहने का क्या होगा, अगर एक तार में बह रहा है, एक स्ट्रैंड में बह रहा है डायरेक्शन किधर 5 प्राइम पी से 3 प्राइम OH, तो अगला में भी कहां से बहेगा, अगला में भी बहेगा। अगर ये बह रहा है 5 प्राइम से कहां पर 3 प्राइम, तो अगला में भी क्या बहेगा, 5 प्राइम से 3 बहेगा ना, बहेगा ना, समझ रहे हो। तो बहेगा तो समानांतर हो जाएगा कि नहीं, करंट समानांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब करंट समानांतर होगा तो दो समानांतर तारों के बीच अगर समान करंट बह रहा है, ये नियम है फिजिक्स का, तो उनके बीच आकर्षण बल रहता है। तो देखो निगेटिव चार्ज होने के बीच भी इनके बीच क्या है, आकर्षण बल है। या तो करंट कहां से बहेगा, डीएनए में स्ट्रैंड की तू मान ले क्या उसका डीएनए में स्ट्रैंड की डायरेक्शन ले ले, तो डायरेक्शन क्या होगा 5 प्राइम पी से 3 प्राइम OH होगा, ठीक, दोनों स्ट्रैंड की होगी जी। अगर ये स्ट्रैंड को लिए है कितना 5 प्राइम पी से 3 प्राइम OH, और इसका पूरक स्ट्रैंड, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा 3 प्राइम 5 प्राइम पी से कहां पर 3 प्राइम OH। ये तो एंटी पैरेलल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डायरेक्शन, क्या दिख रहा है, डायरेक्शन, प्रति समानांतर। लेकिन इस पर जो निगेटिव चार्ज है क्या है, इस पर निगेटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है। अब समझना, ये निगेटिव चार्ज क्या होता है, प्रवाहित होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, प्रवाहित। तो हमेशा करंट तो कहां से कहां बढ़ रहा है, सोचो पहले बात समझना, 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो करंट हमेशा कहां होगा, आई ऊपर होगा। जब जानते हो कि निगेटिव चार्ज इधर बढ़ता है तो करंट उसके क्या बढ़ता है, अपोजिट डायरेक्शन। 10 क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बकलून है, ठीक। अब बोल यहां पर भी कहां से कहां चार्ज घूम रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम OH घूम रहा है ना, तो बोल करंट इधर में बहेगा कि नहीं बहेगा, ओके। चल अरे बुर्बक, तोरा लौक रहा है काउची, कही देख 5 प्राइम से कहां पर 3 प्राइम OH पर तुमको दिख रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन तो इधर बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बनता है कहां बहेगा, इधर। लेकिन तू सोच दिमाग से कि यहां भी डायरेक्शन क्या होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम OH होगा ना, तो बोल इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेगा, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा। तो करंट कहां जाएगा, ऊपर। तो बोल दोनों करंट समानांतर हो गया, आकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा, तुमको होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग कह रहा होगा कि नीचे भी अनुसर होगा, इधर से कोई इलेक्ट्रॉन बह रहा है, नहीं समझो, एंटी पैरेलल में यहां पर इतना आसान नहीं है। थोड़ा डायरेक्शन देख, मत देख, बस इतना देख, 3 प्राइम से कहां पर 3 प्राइम OH, तो करंट हमेशा क्या होगा, बहेगा 3 प्राइम OH से इधर बहेगा ना। तो कहेगा सर ऊपर में है, यहाँ पर तो यहाँ पर ये है, नहीं उससे मतलब नहीं, तुमको दिखाने के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हमेशा समानांतर होगा, इसलिए क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है।
तो डीएनए पे हमेशा करंट मूव करते रहता है। क्यों? निगेटिव चार्ज का। निगेटिव चार्ज किसके कारण है? फास्फोरिक एसिड के कारण। क्यों? फास्फोरिक एसिड क्या करता है? एसिडिक नेचर को रखता है। चल नहीं बुझाया तो बस इतना रट जा कि डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, उस पर आवेश जो बहता है एक दिशा में बहता है, जिसके कारण आकर्षण बल लगता है। तो बोल निगेटिव चार्ज घूम रहा है, इतना देख, इधर भी समानांतर बह रहा है आई और इधर भी। तो फिजिक्स में पढ़ा जाएगा कि दो समानांतर तारों के बीच अगर समान करंट बह रहा है तो उनके आकर्षण बीच बल लगता है। इसीलिए समान आवेश होने के बावजूद भी इनमें प्रतिकर्षण नहीं होता है और डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से मजबूती के साथ क्या रहते हैं? बंधे हुए रहते हैं। तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस, एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए में नाइट्रोजन बेस की उपस्थिति के बाद इसकी स्वभाव या गुण एसिडिक होती है। यह एसिडिक गुण इसमें उपस्थित फास्फोरिक एसिड के कारण होती है, जिसके फलस्वरूप डीएनए के स्ट्रैंड पॉली आयोनिक बहुऋणात्मक हो जाते हैं। ओके, समझ गया? देखो यहां पर दिखाया गया इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 5 प्राइम से कहां पर 3 प्राइम OH ले या 3 प्राइम से 5 प्राइम, दोनों में एक ही ले सकते हो। डायरेक्शन ये देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम OH इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर? तो करंट दोनों का क्या होगा? एक समान होगा। समझ गया? ये ध्यान रखो। चलो इधर देखो, इसलिए करंट 5 प्राइम से 3 प्राइम OH या 3 प्राइम से, अरे भैया डायरेक्शन ले लेनी, हम हटा लेंगे भाई, ये नहीं लेंगे, हम लेंगे इधर से, हम इधर से लेंगे। हो गया? 3 प्राइम से लेंगे। कहां लेंगे? ये। तो दोनों में से कुछ हो सकता है। 3 प्राइम OH से काटना पर 5 प्राइम P की ओर, कुछ भी ले सकते हैं दोनों में। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, ई मत देख कर ई तो इधर जा रहा है, ई तो फिर इधर आ रहा है, नहीं, ये देख करंट एहू में इधरे बह रहा है, एहू में इधरे बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो करंट भी एहू में इधरे बहेगा, इधर से इधर बहेगा और इधर से इधर बहेगा। क्योंकि तुम पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन यदि इस दिशा में मूव कर रहा है तो करंट इधर दिशा में उसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। 10 क्लास में ही पढ़े हो। तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड के बीच आकर्षण पॉली आयोनिक डीएनए स्ट्रैंड के कारण करंट का प्रवाह होने लगता है। करंट के प्रवाह 5 प्राइम P से लेकर 3 प्राइम OH अथवा 3 प्राइम OH से लेकर 5 प्राइम P की ओर होता है, जिसके फलस्वरूप डायरेक्शन में करंट का प्रवाह होता है। और हम जानते हैं कि अलग अलग तार में समान दिशा में करंट बहता है तो उनके बीच आकर्षण बल होता है। यही परिस्थिति डीएनए स्ट्रैंड में भी होती है। इसलिए पॉली आयोनिक होने के बावजूद भी दोनों स्ट्रैंड के बीच क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। समझ गया बात? तो बस इतना ध्यान रख, डीएनए स्टैटिक नेचर का होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और उसमें समान डायरेक्शन में करंट बहता है, जिनके कारण दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कर जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर? इतना समझ में आएगा ना? चल ध्यान रखना। देखो अब हम टाइप्स ऑफ डीएनए देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ डीएनए जो होता है हमारे नेचर में, जो ऑर्गेनिज्म है हम लोग में अलग अलग तरह के मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर देखने को मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं देखने को मिलता है, कुछ उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे तुम लोग हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, नाम सुना था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाला डीएनए, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, क्लोरल डीएनए नाम सुना था। तो उसी प्रकार हमारे नेचर में लिविंग में बहुत सारे डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन उनमें कॉमन डीएनए कौन सा? बैलेंस डीएनए। ये हमारे नेचर में पाया जाता है, लगभग 99% से ऊपर पाया जाता है। हमारे बॉडी में अधिकतम कौन सा है? बैलेंस डीएनए है। कौन सा है? बैलेंस डीएनए है। तो वही कह रहा है कि टाइप्स ऑफ डीएनए, प्राकृतिक रूप से लिविंग ऑर्गेनिज्म में बैलेंस डीएनए पाए जाते हैं, जो डबल हेलिक्स राइट हैंडेड होते हैं। इनका घुमाव जो होता है कैसा होता है? ये दाहिना होता है ना, ये दाएं भाग से होता है, ऐसे घुमा हुआ रहता है। ठीक, बैलेंस डी के अलावा कुछ डीएनए पाए जाते हैं, जैसे एडीएनए, सीडीएनए, जेडीएनए। सीडीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जब हम पढ़ाएंगे वैक्सीनेशन, टीका पढ़ाएंगे, तो टीका पढ़ाएंगे तो वहां पर हम सीडीएनए आप लोग को पढ़ाएंगे। जैसे कोरोना वायरस का डीएनए, कोरोना वायरस का टीका बन रहा है ना, तो ये सब सीडीएनए पर आधारित है। वो जेनेटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा तुम लोग को। ठीक, तो देखो बैलेंस डीएनए का डबल हेलिक्स घुमाव कैसा होता है? राइट हैंडेड। एडीएनए का भी होता है राइट हैंडेड घुमाव, ऐसे घूमेगा, दाहिने तरफ से वो घूमेगा। कैसे घूमेगा? दाहिने तरफ से। सीडीएनए का भी क्या होता है? राइट हैंडेड होता है, और उस समय बताएंगे कि बैलेंस डीएनए से ही सीडीएनए बनाया जाता है। जेडीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है, मतलब इसका घुमाव लेफ्ट तरफ से होगा। अच्छा, दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी, ये दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी होगा, अरे भैया डायमीटर इसका 20 एंगस्ट्रॉम या 19 एंगस्ट्रॉम, इसी के स्ट्रक्चर को पढ़ा रहे थे। राइट हैंडेड की कितना होता है? 23 एंगस्ट्रॉम। दोनों के स्ट्रैंड के बीच की दूरी कितना होता है? 23 एंगस्ट्रॉम। किसका? एडीएनए का। वही सीडीएनए का कितना होता है? 19 एंगस्ट्रॉम।
cDNA का होता है 19 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, ये हम इससे बनाए थे हैं। क्लियर, और ZDNA कितना होता है 18 एंगस्ट्रॉम। तो हमको ध्यान रखना ये और ये डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में है, बताए थे ना एक पूर्ण घुमाव, अभी बताए हैं पीछे कि पूर्ण घुमाव में कितना मिलेगा 10 नाइट्रोजन पर 360 डिग्री, जब एक पूर्ण घुमाव 360 डिग्री। और एडीएनए में कितना मिलता है 10-11 नाइट्रोजन बेस पेयर, और जेडीएनए में कितना होता है 12। यहाँ पर सीडीएनए में देखिए 9.33 नाइट्रोजन बेस पेयर। पगला गए सर, आधावाड़ होगा नाइट्रोजन बेस। अरे आधावाड़ कहाँ हो रहा है, देखो ना, देख ये जो है ना, कौ बेस पेयर होना चाहिए 10 को होना चाहिए ना कम से कम। अरे 10 को होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब 9.3 की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देख यहाँ 9 तो खत्म हुआ, लेकिन 10वां जो घुमाव चालू होगा तो कुछ भाग इस घुमाव में भी रहेगा और कुछ भाग इस घुमाव में। तो इस घुमाव में कितना प्रतिशत भाग रहेगा 33%, और इस घुमाव में कितना प्रतिशत भाग रहेगा 60%। जो आग देख एक घुमा हुआ, फिर ये अगला घुमा होगा कि नहीं, घुमा होगा ना। तो 10वां जो पॉइंट आएगा तो उसमें कुछ घुमाव का भाग इसमें रहेगा, कुछ घुमाव का भाग इसमें रहेगा। हमारा पैर जो है कुछ इसे भी है, कुछ भाग में दरवाजा पर है, दरवाजा के अंदर है कुछ भाग और कुछ दरवाजा पर है। तो बोल आधवा हो गया ना, तो कहेगा कि आधवा नहीं, आधवाड़ की बात नहीं है। यहाँ पर बात क्या है कि ये अब यहाँ से फिर अगला घुमाव चालू हो गया, तो ये 10वां है, तो 10वां वाला क्या होगा, कुछ इस भाग में रहेगा, इस भाग में इसका पेयर, और कुछ इस भाग में रहेगा। तो कितना दिखाई देगा 9.33 बेस पेयर। यही लड़का लोग कंफ्यूजन करता है कि सर डाइऑक्साइड आधावाड़ कैसे, आधावाड़ नहीं हुआ रहे बुर्बक, कुछ भागवा इसमें रहेगा इस घुमाव में, तो कुछ अगला डीएनए के घुमाव में रहेगा। ओके, समझ गया बात। तो ये रहा आपका बैलेंस डीएनए। अब देखिए डीएनए करता क्या है, तो डीएनए के फंक्शन को जानते हैं। तो कुछ नहीं, तुम जानो सीधा बात कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में पाया जाता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में पाया जाता है कौन चीज, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है डीएनए। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है डीएनए, या प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें पाया जाता है डीएनए है। तो एक पीढ़ी से अगला पीढ़ी के गुणों को कौन ले जाएगा, डीएनए। एक पीढ़ी से अगला पीढ़ी गुणों को ले जाएगा डीएनए। और आम के पौधा को आम बनवाएगा कौन, डीएनए। आलू से आलू पैदा करेगा डीएनए। मानव के शरीर मानव को पैदा करेगा डीएनए। मानव के शरीर से मानव को बनाएगा मतलब डीएनए क्या करता है, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में लक्षण को ले जाता है। जैसे हम आप लोग क्लास में बताते थे कि क्या बोलते थे, कॉमेडी में ध्यान रखते थे कि अरे एक बउआ है, बउआ को क्या कहते थे कि अरे बउआ का मुंह कैसन बा, पापा लेखा, बउआ के बाल कैसन बा, बुआ लेखा। ये सारा लक्षण को कौन ले जाएगा, डीएनए लेकर जाएगा। तो वो चीज हम जेनेटिक्स में देखेंगे। तो वहीं पर यहाँ पर आप देख लीजिए पलट करके है क्या, फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म लक्षण को एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ले जाता है। तो डीएनए का कार्य है एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में लक्षण को ले जाना, ये चीज जेनेटिक्स में। ओके, तो ये रहा आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। इसको ध्यान रखिएगा। और फिर एक बार कह रहे हैं, जिन बच्चों को कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार कॉपी पढ़ लीजिए, और लेक्चर को, आज 5वां लेक्चर है, लेक्चर को एक बार और पीछे जा करके चौथा को, तीसरा को, दूसरा को, जहां से कंफ्यूजन हो एक बार पुनः देख लीजिएगा लेक्चर, इन 5 लेक्चर को, और देख करके और तब कॉपी पढ़िएगा तब कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो फिर देखेंगे इसको, फिर डीएनए आएगा जेनेटिक्स में, और तब चालू भी हो गया। तो डीएनए अब पढ़ेंगे अगला न्यूक्लिक एसिड, जिसका नाम है कौची, आरएनए। अब इसको देखेंगे अगले क्लास में। आज यहीं तक। ओके, बाय।